दिल्ली की घटना पे प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने बड़ा सही तरीके से इस घटना का विवरण दिया और इसके क्या असर पड़ा और इसको कैसे इसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, इस पर भी बड़ी अच्छी तरह से प्रकाश डाला। मेरी पूरी नौकरी में इस तरह की कोई घटना न हुई है न हमने सुनी है। हाँ, लेकिन जरूर कभी कभी ये सुनते रहे हैं कि पहले मल खिला दिया जाता था, यह कर दिया जाता था। हो सकता है मेरी पोस्टिंग उस इलाके में न रही हो जहाँ पर आदिवासी बेल्ट है, और यूपी में आदिवासी बेल्ट बहुत कम है, खासकर केवल मिर्जापुर के सोनभद्र में है और कहीं नहीं ज्यादा है। ये भी एक कारण हो सकता है। सिंह साहब, एक लेकिन जिस एक तरह की एक घटना एक एक सवाल ध्यान आ गया, उसको रख देना चाहता हूं। ये जो पीठ पे हाथ रखने वाली बात होती है, ये पुलिस वाले पीठ पर हाथ रखते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये जो अभी देखिए, ये विजुअल आप देखेंगे, क्योंकि आप पुलिस की नौकरी मैं में रहे हाँ, पूरे जीवन, इसलिए भी समझना चाहता हूं। तो बस ये कह दूं कि किस मुलजिम से कैसा बिहेवियर करना है, ये बहुत कुछ उस मुलजिम के राजनीतिक रसूख पर भी तय होता है। हमेशा तय नहीं होता, लेकिन अक्सर राजनीतिक रसूख पर भी तय होता है। जिस विधायक या जिस विधायक के जो भी गुर्गे या जो भी कह लीजिए, जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया और जब पत्रकारों ने उनके खुलासा किया, वो वीडियो मैंने देखा था प्रकाश जी, जो आप बता रहे थे। उसमें निश्चित रूप से हवालात की फोटो है, जिसमें कि 5-6 पत्रकार केवल जो अंडरवियर में बैठे हैं और बड़ी दयनीय स्थिति में बैठे हैं। जब आपकी इतनी हैसियत हो कि आप पूरे प्रेस को, जिले के पूरे प्रेस को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं, तो पुलिस का बहुत ज्यादा उस पर वो नहीं रहता, तो वो रसूख की बात रहती है। और मैं समझता हूँ कि चुनाव नहीं नजदीक होता, अगर चुनाव ये पिछले अभी 4-6 महीने में चुनाव नहीं होने वाला होता, तो शायद इसका इतना डैमेज कंट्रोल भी न किया गया होता। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर ये चुनाव हो, जैसे कर्नाटक की जगह मध्य प्रदेश का चुनाव हो गया होता और ये सरकार रहती और ऐसी घटना होती, तो बिल्कुल से भूल जाते, क्योंकि इसका कोई फॉलो आउट होने वाला नहीं। लेकिन अब इनको डर लगा। एक तो मध्य प्रदेश में वैसे भी भाजपा की हालत खराब है, लंबे समय से खराब है। पिछला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी, जीती कांग्रेस से ही थी। इन्होंने ऑपरेशन लोटस और फिर जोड़ तोड़ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां से निकाल के अपनी तरफ लेके इन्होंने सरकार तोड़ा और अपनी सरकार बनाई। तो ऐसी स्थिति में डैमेज कंट्रोल करना उनकी मजबूरी है, तो इसको उनकी सदाशयता न समझी जाए, इससे उनकी मजबूरी समझा जाए। अब वो एनएसए करते हैं या क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, ये अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो विजुअल आ रहे हैं, जो आपको मैं दिखा रहे हैं, अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो आक्रोश होता है वो पुलिस जन में भी होता है। पुलिस जन भी बेसिकली इसी समाज से आते हैं और इन्हीं भावनाओं में होते हैं, तो वो उनको आक्रोश होता है, वो आक्रोश छुपता नहीं, वो निकल आता है। हाँ, अगर किसी गिरफ्तारी में या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है जिसकी कोई गलती नहीं है, या तो उस तरह का ऐसा होता है कि चलो भाई हवालात पे चले। नहीं तो ऐसी स्थिति में तो जो आप दिखा रहे हैं, ये मेरे लिए भी अचंभित करने वाली चीज है। लेकिन अब ऐसा है तो है। दूसरी बात, हम आते हैं कांग्रेस के ऊपर। मैं महसूस कर रहा हूं कि जब से विपक्षी एकता की बैठक शुरू हुई है और जब से विपक्षी एकता के प्रयास शुरू हुए हैं और जब से विपक्षी एकता में कुछ फ्रूटफुल परिणाम आने शुरू हुए हैं, उसको देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी बौखलाहट में है। यह बौखलाहट तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही हो गई थी। इनको उम्मीद नहीं रही होगी कि कांग्रेस इस तरह से कम बैक करेगी, और कांग्रेस क्या, राहुल गांधी इस तरह से कम बैक करेंगे, और राहुल गांधी इस तरह से ऐसा निर्णय ले लेंगे कि वो 6 महीने तक सड़क पर ही रहेंगे और जनता के बीच एक ऐसा संदेश देने में सफल होंगे कि वो एक गैर जिम्मेदार राजनेता नहीं है, बल्कि वो बेहद जिम्मेदार, संतुलित और पढ़े लिखे राजनेता है। यही चीज आज भारतीय जनता पार्टी को बेहद कष्ट दे रही है। इसीलिए जैसे ही कोई विपक्षी एकता की कोई फ्रूटफुल बैठक होती है, कोई परिणाम आता है, आप देखिए 23 जून को पटना में बैठक हुई और बेंगलोर में 13 या 14 जुलाई को प्रस्तावित है। इसके बीच उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे डिमोरलाइज हो जाए। इसके दो ही आर्किटेक्ट हैं फिलहाल इस विपक्षी एकता के, जो मुख्य रूप से, एक तो नीतीश कुमार जी हैं, दूसरे शरद पवार जी हैं। तो शरद पवार जी को उन्होंने वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की अजीत पवार को तोड़कर। अब पटना के बारे में भी कुछ खबरें अखबार में भी आ रही हैं और मीडिया में भी चल रही है कि वहां भी शायद इस तरह का कोई ऑपरेशन इनके दिमाग में है। जो भी हो, आगे क्या होगा, लेकिन मैं इस मामले में कांग्रेस के बारे में मेरा जो विश्लेषण ये है कि कांग्रेस इस मामले में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। वो अपनी रणनीति को बड़े ही मनोबल के साथ और बड़े कैलकुलेटेड तरीके से रख रही है, और यही भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी मुसीबत है।
तो आप जो कह रहे हैं कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, तो निश्चित रूप से राजनीति में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और अगली बैठक जो बेंगलोर में होगी, उस बैठक में विपक्षी एकता के बारे में कुछ न कुछ और भी हमें अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। जी। राजस्थान के बारे में हमें भी या बहुतों को लगता था कि राजस्थान में कांग्रेस कमजोर हो रही है। अब हो सकता है ये 5 साल पर सरकार बदलती है, इस बार न हो। इनको सचिन पायलट को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन वहां भी जिस तरह से अशोक गहलोत की इस साल कुछ योजनाएं हुई जिससे उनका कुछ प्रभाव बढ़ा है, सचिन पायलट का जो बयान आया है, इसको देखते हुए लगता है कि अब वहां भी स्थिति अच्छी है और वहां भी जीतने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में सारे सर्वे पहले कह चुके हैं, वहां कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं तेलंगाना न भी जीते तो ऐसी स्थिति आ जाए कि भी कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति हो, तो बहुत कुछ मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का जो स्वरूप बदला है, जो मनोबल बढ़ा हुआ है, जो कैलकुलेटेड तरीके से है। और प्रशांत जी ने बड़ा अच्छा शब्द आज सुझाया है, टेस्ट बैलून। तो यूसीसी पर भी मुझसे भी कई लोगों ने कहा, और खासकर जो आपका प्रोग्राम देखते हैं और मुझे देखते हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग यूसीसी पर क्यों नहीं बात करते हैं। मैंने कहा यूसीसी है क्या? जब तक यूसीसी का डिटेल ना आए, ड्राफ्ट ना आए, तब तक आप कैसे बात कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, सीए पास हुआ लेकिन सीए का आज तक नियमावली नहीं बनी, तो आप उस पर क्या बात करते हैं। ये निश्चित रूप से टेस्ट बैलून है जो मौसम वैज्ञानिक छोड़ते हैं। तो इस तरह के टेस्ट बैलून आते जाते रहेंगे, ये भ्रमित करने के लिए हैं, इनसे भ्रमित नहीं होना है। और मैं राजीव जी आपसे अनुरोध करूंगा, अगर यूसीसी पर ड्राफ्ट आ जाता है तो आप इस पर भी एक बहस रखें, कायदे की बहस होगी, हम लोग उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कम से कम एक ड्राफ्ट तो आए। यूसीसी किस हिसाब से देश एनसीपी को तोड़कर अजित पवार को लाया गया है, उससे साफ साफ लगता है कि विपक्षी एकता की तरफ लोग अब जाएंगे और ज्यादा तेजी के साथ जाएंगे। वैसे प्रशांत जी ने बहुत सही बात कही कि विपक्षी एकता में जो विपक्षी नेता पटना में मिले थे, उनके बीच जो सहज भाव देखने को मिला, उसमें कहीं कोई तनाव किसी के चेहरे पर नहीं मिला, कोई आशंका चेहरे पर नहीं मिली, सिवा अरविंद केजरीवाल को, जिनका मकसद वहां कुछ दूसरा था। उस मकसद की वहां चर्चा नहीं हुई, ये अलग बात है। अब अजीत पवार साहब का बेटा कह रहा है कि पापा आप कब मुख्यमंत्री बनेंगे। अब महाराष्ट्र की रियासत तो है नहीं कि पिता के रिटायर होने के बाद वो बन जाएं। बात चली उम्र की, तो अजीत पवार, शरद पवार जी ने बड़ा सही कहा। एक छोटा सा प्रसंग 2 मिनट में मैं सुना दूं। 69 में जब इंदिरा जी का वो सिंडिकेट के साथ बिखराव हुआ, अलग हुआ, तो उस समय एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस ने अपना राष्ट्रपति डिक्लेयर किया था। इंदिरा जी ने या इंदिरा कांग्रेस ने पलटी मारकर वीवी गिरी को राष्ट्रपति डिक्लेयर के लिए अपने कैंडिडेट के लिए घोषित कर दिया कि, और ये कह दिया कि लोग अंतरात्मा के आधार पर वोट दें। उस समय वीवी गिरी की उम्र ज्यादा थी और उसमें भी ये बात कही गई थी कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा है। तो वीवी गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हाथ की मुट्ठी बांधी और कहा कि मेरी मुट्ठी खोल दो जो कह रहा है कि उम्र ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में उम्र का कोई मतलब नहीं रहता। उम्र तो हम जैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए निर्धारित समय के लिए तय है कि साहब इस उम्र में आप रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी हॉबी लिखने पढ़ने की है, या आपकी हॉबी राजनीति में जाने की है, या राजनीति को आपने करियर रूप में चुना है, तो उसमें कुछ अंत की बात नहीं है। अब नंदू जी ने सही कहा कि के करुणाकरण साहब 92 साल की उम्र तक सक्रिय रहे। दुनिया में और भी राजनेता होंगे सक्रिय, हम लोग को इसका अंदाजा फिलहाल नहीं है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है। उसे न तो महाराष्ट्र में मिलेगा, और इसको लेकर जनता के बीच एक बड़ी विपरीत धारणा ये फैली है कि 27 जून को आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करना हमारी गारंटी है, और 2 जुलाई को आप सारे भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ समेट लेते हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक जो भी है, वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है और वो खब्तुल हवास है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या करें और कैसे स्थिति सुधारें। अब देखना है कि प्रधानमंत्री जी का जो आगे 4-5 भाषण होने वाले हैं, उनमें वो यही गारंटी देते हैं या कुछ और मुद्दा उठाते हैं। जब भाषण होगा तो उस पर आप चर्चा करेंगे ही, हम सब भी बात सुनेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों में